आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले वो खबर जिस पर दुनिया की नजर है। जरा सोचिए, आपको कोई चीज खरीदनी हो लेकिन वो बाजार में उपलब्ध ना हो। बाजार में उपलब्ध है तो उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आपके पास पैसे भी है तो बाजार जाने के लिए साधन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने भयावह होंगे। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां जनता तो उबली तो क्या हुआ, ये देखिए। श्रीलंका में गहराया संकट, राष्ट्रपति भवन पर लोगों का कब्जा, आवास छोड़कर भागे राष्ट्रपति गोटबाया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। वहां कब्जा रोकने के लिए सुरक्षा बलों की सारी कोशिशें बेकार गईं। कोलंबो में शनिवार को जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उन्होंने ना ही पानी की बौछारों की परवाह की और ना ही आंसू गैस के गोलों की। यहां तक कि प्रदर्शनकारी हवाई फायरिंग से भी नहीं डरे। लाखों की तादाद में आए प्रदर्शनकारियों के सामने सुरक्षा बल के जवान बेबस नजर आए। इस बीच गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर चले गए। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए और राष्ट्रपति भवन के एक एक कोने पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गोटबाया के बेडरूम से लेकर स्विमिंग पूल तक पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। यहां लोग जश्न मनाने लगे। हालांकि इस उग्र आंदोलन में सुरक्षा बलों से झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों का मकसद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करना है, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही है। श्रीलंका में खाद्य महंगाई जून में बढ़कर 80.1% हो गई है। गैस की कमी के कारण लोग घरों में चूल्हा जला रहे हैं। महंगाई की वजह से लोगों ने भोजन की खपत कम कर दी है। रोजमर्रा से जुड़ी चीजें कई गुना महंगी मिल रही हैं। पेट्रोल पंप पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी रहती हैं। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है, जिससे वो जरूरी चीजों का भी आयात नहीं कर पा रहा है। ऐसी परेशानियों की वजह से श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का विरोध कर रही है। इससे पहले भारी बवाल के बीच श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था। उन्हें आगजनी और हिंसक प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए परिवार सहित घर छोड़कर भागना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर समझिए कि श्रीलंका में संकट की असल वजह क्या है, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं। श्रीलंका 1948 में अपनी आबादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका में लोगों को रोजमर्रा से जो जुड़ी चीजें हैं नहीं मिल पा रही और श्रीलंका में महंगाई है चरम पर। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है, जिससे कि वो जरूरी चीजों का आयात नहीं कर पा रहा। देश में अनाज, चीनी, मिल्क पाउडर, सब्जियों से लेकर दवा तक की कमी है। पेट्रोल पंप पर सेना तैनात करनी पड़ी। देश में 13-13 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। देश का सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया है क्योंकि बसों को चलाने के लिए डीजल नहीं है। पिछले एक दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिए, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल के बजाय दुरुपयोग हुआ। लिहाजा कर्ज और महंगाई दोनों का ग्राफ बढ़ता गया। महंगाई की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है और श्रीलंका की आज की स्थिति और जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि श्रीलंका में सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं अमरनाथ हादसे की। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें जो हैं इस आपदा में राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। स्क्रीन पर चल रही 5 तस्वीरों को देखिए, जिसमें सेना के चॉपर से राहत बचाव के साथ घायलों को अस्पताल शिफ्ट करने का काम हो रहा है। साथ ही सेना के आला अधिकारी राहत बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं।
एक तस्वीर शुक्रवार को हुए हादसे की भी है, जिसमें आप देख पाएंगे कि बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। खबर समझिए, शुक्रवार से लेकर शनिवार तक अमरनाथ हादसे में अब तक क्या क्या हुआ। शुक्रवार से शुरू करते हैं। शुक्रवार को शाम 5:30 बजे बादल फटा। बादल फटने की वजह से मंदिर के पास लगे जो तंबू थे, सामुदायिक रसोई थी, कीचड़ और चट्टानों के साथ सब बह गए और इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीमें डटी हुई हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को श्रीनगर ले जाया गया। सब कुछ ठीक रहा तो अमरनाथ यात्रा 1 या फिर 2 दिन में फिर से शुरू हो सकती है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। अमरनाथ यात्रा पिछले 2 साल से बंद थी और इस साल 30 जून से यात्रा शुरू हुई। इस साल की यात्रा में लगभग 3 लाख तीर्थयात्रियों के हिस्सा लेने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह में शामिल होने के लिए 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं। विधानसभा परिसर में बने स्मृति स्तंभ का पीएम अनावरण करेंगे। पीएम के आगमन से पहले कैसी तैयारी है, इसके लिए रिपोर्ट देखिए। यही वो स्मृति स्तंभ है जिसका लोकार्पण 12 जुलाई को पीएम मोदी करने वाले हैं। ये पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा परिसर में आ रहे हैं। बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। खास तौर पर यह स्मृति स्तंभ है जिसका उद्घाटन, लोकार्पण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ बिहार विधानसभा का जो संग्रहालय है उसका शिलान्यास होगा और जो गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 12 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव और डीजीपी सहित कई अधिकारी शनिवार को विधानसभा पहुंचे और बारीकी से तैयारियों का मुआयना किया। शताब्दी स्मृति स्तंभ के माध्यम से लोगों को यह बताने के लिए कि ये जनतंत्र की धरती है और इस जनतंत्र का संदेश पूरे देश ही नहीं दुनिया तक जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ये गौरव प्रदान करने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इन 100 सालों में विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए बिहार विधानसभा के ठीक बीच में सेंचुरी पिलर का निर्माण कराया गया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर समझिए कि कैसे पीएम मोदी बिहार में इतिहास रचने वाले हैं। बिहार में विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और 100 साल में विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखा है। शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और यह पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार विधानसभा परिसर में आएंगे। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी बिहार विधानसभा में नहीं आए हैं और इस प्रकार विधानसभा में आकर पीएम मोदी एक इतिहास बनाएंगे। पीएम पहली बार विधानसभा आ रहे हैं, इसलिए तैयारियां भी बड़ी की गई हैं। बिहार ही नहीं, पीएम मोदी झारखंड भी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर दौरे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी देवघर में होंगे और इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। आज केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की टीम देवघर पहुंचकर चप्पे चप्पे को खंगालती नजर आई। झारखंड के लिए मंगलवार का दिन सौगातों का दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को कई गिफ्ट देने वाले हैं। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे तो प्रदेश को पहले एम्स की सौगात देंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर देवघर में भव्य तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन से पहले केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां देवघर पहुंची। जांच एजेंसी की टीम ने पहले देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, फिर बाबा बैजनाथ मंदिर में सुरक्षा का जायजा लिया। इसके साथ साथ देवघर कॉलेज परिसर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां पर भी टीम ने निरीक्षण किया। सुरक्षा एजेंसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्धारित रूट का भी निरीक्षण किया। देवघर पहुंचने से पहले केंद्रीय सुरक्षा जांच एजेंसियां लगातार देवघर में
दौरा करने पहुंच चुकी है। सबसे पहले एयरपोर्ट का दौरा किया गया, उसके बाद वहां से निकलकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पहुंची टीम और फिर वहां से वो टीम निकलकर देवघर कॉलेज का भी निरीक्षण और जायजा लिया। IRB की टीम, SPG की टीम, वहीं भारतीय वायुसेना की टीम, सभी टीम जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार देवघर में यहाँ पर जायजा ले रही है, निरीक्षण कर रहे हैं, उनके रूट मैप का निरीक्षण कर रहे हैं। 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसे लेकर तीर्थ पुरोहित समाज में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मंदिर के रंग रोगन का भी काम पूरा कर लिया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हुए थे जो पूजा अर्चना किए थे। यहाँ पे पंडा समाज के लोग हम उनसे जानते हैं कि कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को, प्रधानमंत्री पहली बार देवघर में पूजा करने आ रहे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री। बहुत ज़्यादा हम लोग को, पूरे समाज को, पूरे शहर को बहुत ज़्यादा खुशी है जो नरेंद्र भाई आएंगे और बाबा का पूजन करेंगे। तो शिव के अनन्य भक्त हैं और हम लोग बाबा से यही कामना करते हैं, बाबा उनको खूब यश कीर्ति बाबा प्रदान करे, खूब उनको यश दे, जो और अधिक से अधिक वो काम करे और भारत को विश्व गुरु बनवावे। पीएम मोदी बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। यही वजह है कि बाबा नगरी में भव्य तैयारी चल रही है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर समझिए कि पीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे बनाई जाती है योजना। प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे के लिए सॉलिड योजना बनती है। केंद्रीय एजेंसियों से लेकर राज्य पुलिस बल को इसमें शामिल किया जाता है। पीएम के किसी भी यात्रा से 3 दिन पहले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली SPG एक एडवांस सिक्योरिटी लाइजन ASL तैयार करती है। ASL को आप आसान शब्दों में एक डायरी समझ सकते हैं जिसमें सारी तैयारियां दर्ज होती हैं। ASL रिपोर्ट तैयार करने के लिए SPG संबंधित राज्य पुलिस में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों समेत कार्यक्रम को सुरक्षा मुहैया कराने वाले अधिकारियों संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से विस्तार से चर्चा करती है। इस चर्चा में 1-1 मिनट के कार्यक्रम पर बात होती है। बैठक के बाद ASL रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसी के आधार पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अमरनाथ यात्रा में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि 16 जिंदगियां खत्म हो गई, लेकिन बिहार में सैलाब का सितम झेल रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब नदियों का रुख बदलकर बांध को मजबूत किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है, हजारों एकड़ भूमि नदी निगल जाती है। लेकिन इस बार गंडक के गुस्से को रोकने के लिए सरकार ने नया और कारगर तरीका अपनाया है। नदी किनारे काले रंग का बांध की तरह दिखने वाला ये है जियो ट्यूब, जिसकी मदद से अब नदियों का रुख बदलकर बांध को मजबूत किया जा रहा है। बिहार में पहली बार गोपालगंज के पतहरा छरकी पर गंडक नदी के किनारे इसकी सफल टेस्टिंग की गई। दावा है कि इससे बाढ़ की तबाही को रोका जा सकता है। गंडक नदी की धारा बदलने और तटबंधों की मजबूती के लिए बिहार में पहली बार जल संसाधन विभाग ने जियो ट्यूब का इस्तेमाल किया है। अभी हम मौजूद है गोपालगंज के गंडक नदी के पास पतहरा तटबंध पर। ये गंडक नदी है, देख सकते हैं नदी किस तरह से उफान मार रही है। और इसके ठीक बगल में पतहरा छरकी है, जहाँ पर गंडक नदी से कटाव को रोकने के लिए जियो ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। इससे नदी के रुख को भी बदला जा सकेगा और तटबंध को सुरक्षित रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। एक जियो ट्यूब में लगभग 1 लाख और एक स्टड बनाने में करीब 10 लाख खर्च होते हैं। वर्तमान में टेस्टिंग के लिए 54 लाख की लागत से 5 स्टड के लिए 12 ट्यूब लगाए गए हैं, जो काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इस तरह से हम पतारा सर्किल में टेस्टिंग के रूप में 5 जियो ट्यूब स्टड बनाए हैं, जो कि अभी 267 लाख क्यूसेक पानी पार भी किया है, लेकिन बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। हर साल कटाव को रोकने के लिए पहले सामान्य प्लास्टिक की बोरी में बालू भरा जाता था, जो बाढ़ में बह जाते थे। लेकिन इस बार जल संसाधन विभाग की पुरजोर तैयारी ने अब तक गंडक की धार की कमान को कंट्रोल कर रखा है। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि जियो ट्यूब काम कैसे करता है। जियो ट्यूब पक्के तटबंध की तरह काम करता है।
इस ट्यूब के निर्माण में नदी के बीच से बालू निकालकर ट्यूब में भरा जाता है, जिससे नदी की गहराई भी बढ़ती है। जियो ट्यूब पॉलीमर प्रोपेलिन मटेरियल का बना होता है। ये एडवांस तकनीक से बना एक तरह का हार्ड सिंथेटिक कपड़ा होता है। एक ट्यूब में करीब 53 टन बालू भरा जाता है। इसके निर्माण में लागत की बात करें तो एक ट्यूब में लगभग 1 लाख और एक स्टड बनाने में करीब 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। वर्तमान में टेस्टिंग के लिए 54 लाख की लागत से 5 स्टड के लिए 12 ट्यूब लगाए गए हैं, जो काफी कारगर साबित हुए और साथ ही ट्रेडिशनल माध्यम से कराए जा रहे काम से भी सस्ता पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में मानसून की दगाबाजी और बारिश नहीं होने से जिले के किसानों को सुखाड़ की चिंता सताने लगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार नहीं है और ऐसे में किसान से लेकर सरकार तक की चिंता बढ़ने लगी है। खड़े बिचड़े के बीच खेत में पड़ी ये दरारें मेघ मांग रही हैं। मांग रही हैं अपने लिए कुछ बूंदे, ताकि सूखती उम्मीदें थोड़ी गीली हो सके। ये हाल तब है जब बादल के बरसने का मौसम है। सुखाड़ के हालात से किसानों को डराने वाली ये तस्वीर बेतिया की है, जहां के किसान सूखती उम्मीदों से सहमे हुए हैं। फसल सूख रहल बा, खेत में दरार पड़ रहल बा, पानी होते नहीं खे। समस्या तो बहुत बड़ा बा, कभी सुखाड़ हो जाता तो कभी दहाड़ हो जाता। किसान एकदम जी जान लगा के खेती कर रहल बा, लेकिन फायदा कुछ नहीं खे बुझा। किसानों को परेशान करने वाली बात यह है कि बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां अभी तक सिर्फ 24% ही बारिश हुई है, जो किसानों की मुसीबत बढ़ाने वाली है। अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। लगभग 14 ऐसे जिले हैं जहां पे सूखे जैसी संभावना जो है वो बनती जा रही है और अभी तक बिहार में इन इलाकों में 14-15 जिलों में सिर्फ 24% ही बारिश हुई है, जो सबसे बड़ा चिंता का कारण है। अगर मौसम विभाग की माने तो बारिश होने की फिलहाल संभावना भी नहीं जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 तारीख तक कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। साथ ही जो तापमान है उसमें भी काफी वृद्धि देखी जाएगी। सुखाड़ की आशंका को देखते हुए शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान अधिकारियों को हर हालात पर नजर रखने का निर्देश दिया था। जाहिर है मौसम की बेरुखी को देखते हुए बिहार सरकार चिंतित भी है और तैयार भी। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। क्या जेडीयू में आरसीपी सिंह का चैप्टर क्लोज हो गया है? क्या अब जेडीयू में आरसीपी सिंह की गिनती के दिन बचे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब पार्टी को आरसीपी की कोई भूमिका तय करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह खुद तय करें कि उन्हें क्या करना है। और हमारा हम क्या बता तो दिए, मैं आ गया हूं जमीन पर। पार्टी की ओर से कोई भूमिका उनके लिए तय की जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना भैया। अब तो खुद ही उनको तय करना है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का ये बयान किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के लिए है। कुशवाहा ने यह भी साफ कर दिया कि रामचंद्र को इसी बात की सजा मिली है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का तीर निशाने पर क्यों नहीं लगा? क्योंकि तब अध्यक्ष वही थे। जानबूझकर रची गई या अनजाने रची गई, अब यह हम इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया, रिजल्ट तो यही है कि पहले के मुकाबले में हम कमजोर हुए। पार्टी की ओर से कोई भूमिका उनके लिए तय की जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना भैया। अब तो खुद ही उनको तय करना है ना। नतीजों के बाद 71 से 43 सीटों पर पहुंचकर जेडीयू सदन में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन आरसीपी पर फर्क नहीं पड़ा और कुछ महीने बाद वो मोदी सरकार में मंत्री बन गए। कुशवाहा कहते हैं कि कोई भी पार्टी किसी को इससे ज्यादा और क्या दे सकती है, इसलिए अब तो बस उन्हीं से पूछिए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा कोई पोस्ट पार्टी में होता है क्या? भारत सरकार के मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, इससे बड़ी जगह कोई सरकार में हो सकती थी क्या? लेकिन आरसीपी के समर्थक तो अब भी उन्हें ही जेडीयू का नंबर 2 नेता बता रहे हैं। पार्टी के हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं के नेता हैं। वो नीतीश कुमार जी के बाद दूसरे नंबर के नेता आरसीपी बाबू हैं। वैसे सियासत में कब किसकी बाजी पलट जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तो आरसीपी जेडीयू में चारों खाने चित्त दिखाई दे रहे हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।